हे फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लॉरिका बाय कविता। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉरिका बाय कविता पर फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आई एम कविता पीएचडी लॉ स्कॉलर में आपके लिए सीडीपी और ईवीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जहाँ पर हम यूटेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे। ओके, जिसमें हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। देखिए, जो सीडीपी का जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू लेकर के आई हूँ और ईवीएस का मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये है ईवीएस से। ओके, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? यह किसका है? गिलहरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों तक रह रहे हैं उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग होगा? वह रहेगा आपका वन अधिकार एक्ट 2007। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति किसी जंगल में वनों में कम से कम 25 वर्ष से रह रहा है, जिस स्थान पर वह रह रहा है, तो वहाँ पर उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, और वह कौन से एक्ट के तहत होगा? वन अधिकार एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग यह प्रोविज़न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, झूम खेती है। झूम खेती क्या है? यह है काट और दग्ध खेती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह क्या करने के लिए किया है? उसने ऐसी कौन सी खोज की थी? देखिए, 1902 में इन्होंने मलेरिया मच्छर से जो मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसकी खोज की थी इन्होंने। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? देखिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और फिर उसके आंसर लेकर के आई हूँ। मैं वो 4 ऑप्शन वाला नहीं लेकर के आई हूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। टाइम की कमी देखते हुए मैं ये डायरेक्ट आंसर लेकर के आई हूँ। ओके, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? छाल। सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? जिन सांप के जो दांत है ना, जिससे वो हम काटता है, तो उसको क्या कहेंगे? विषदंत। ओके, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। क्या फैलती है? अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से CO फैलता है। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, कहलाता है। देखिए, इसमें क्या होता है? पौधों में पानी देने की ये प्रयुक्त तकनीकी एक टेक्निक है, जिसमें संकीर्ण नालियाँ एक नाली टाइप से बना दी जाती है। ओके, और फिर उसमें डायरेक्ट ये नाली है जो इसमें हम पानी छोड़ दिया जाता है, तो उससे उसकी जड़ों में डायरेक्ट पानी चला जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ड्रिप सिंचाई। ओके, इसको कहा जाएगा ड्रिप सिंचाई। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? वह होगा वर्षा के पानी का संचयन। ओके, वर्षा के पानी का हमने क्या किया है? संचयन। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छर से फैलते हैं? देखिए, मच्छर से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, यह तीनों रोग मच्छर से फैलने वाले हैं। ओके, मलेरिया मच्छर होता है, डेंगू मच्छर होता है, चिकनगुनिया भी होता है, जिससे फीवर होता है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है? देखिए, इसके लिए क्या होता है? शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वह अवलोकन करे, खोज करे, अन्वेषण करे। ठीक है, प्रश्न करे, प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करे। यह किस पे डिपेंड करता है? यह सब टीचर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें विद्यार्थी केंद्रित कक्षा विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक होती है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा क्या होता है? जिसमें स्टूडेंट एक्टिव रहता है। ओके, स्टूडेंट एक्टिव रहेगा, नॉट पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वह खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं।
निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? वह होगा कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल। ठीक है, जो गेम्स हम लड़कों को खिलाते हैं वही गेम्स हम लड़कियों को भी खिला सकते हैं। और सभी के लिए समान अवसर देना और टीम भावना बनाना। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी विधि होगी? जांच आधारित शिक्षण। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? पूर्व योजना, देखिए पहले से प्लानिंग बनाना। ओके, प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप करना, उसको फीडबैक देना के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। ओके, एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? अवलोकन करेंगे, अन्वेषण करेंगे, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। इससे कक्षा का एक माहौल कैसा होगा? खुशगवार। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। यह क्या होगा? यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में है। ईवीएस में आकलन का संकेतक है। क्या है आकलन का संकेतक? चर्चा करना। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? देखिए, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ना है। विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है, पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? वह कौन सी होगी? विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। देखिए, यदि किसी टीचर को पशुओं के बारे में पढ़ाना है तो वह क्या करेंगे? बच्चों को भ्रमण के लिए टूर पे ले जाएंगे और वहाँ पर उनको पशु पक्षियों को दिखाएंगे और उनकी समझ पैदा करेंगे कि कौन सा, हम कैसे किसी पशु पक्षी की पहचान करेंगे, कौन सा पक्षी क्या है, कैसा कलर होता है, कैसे पंख होते हैं, कौन सा पशु कैसा है, इस सब के बारे में हम उसको समझाएंगे, तब उससे उसका अनुभव बढ़ेगा। डॉक्टर ब्योमोंट के प्रयोग विद्यार्थी को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, यह विधि है 2 टाइप की, प्रक्षेपण विधि और प्रश्न पूछना। फिर है परिकल्पना प्रस्तावित करना और अनुमान का परीक्षण करना। परिणामों को अंकित, रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। इन सब के द्वारा क्या कर सकते हैं हम? डॉक्टर ब्योमोंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। और कौन कौन सी विधियों में ये हेल्पफुल होगी हमारी? जैसे परीक्षण करना, प्रश्न करना, परिकल्पना करना, अनुमान लगाना और परिणामों को जो रिकॉर्ड रहता है उसको अंकित करना और उसका एक निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना। ओके, उसके लिए ये सब हेल्पफुल होगा। अब देखिए, अब है CDP, ये आपके रहेंगे PYQ। ओके, देखिए एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कोलबर्ग की थ्योरी से भी क्वेश्चन आया है। देखिए, जितनी भी थ्योरीज है, आई होप आपने ये सब थ्योरी पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होती तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिसमें से मैं आपके लिए ये थ्योरीज जितनी भी मेन थ्योरी है उस पर एक वीडियो बना करके ला सकूँ। ओके, चलिए देखते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत की पारस्परिक स्तर पर नैतिकता को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देखिए, कोलबर्ग का जो सिद्धांत है उसकी पारस्परिक स्तर पर नैतिकता को कैसे जाना जाता है कि समाज के जो कायदे कानून है, ठीक है, उनके समाज के कायदे कानून के आधार पर इसको जाना जाता है। बहुत प्रकार की बुद्धियाँ होती है, जैसे शाब्दिक, गणितीय, शारीरिक, गत्यात्मक आदि। इस अवधारणा को किसके द्वारा दिया गया है? यह किसके द्वारा दिया गया है? गार्डनर के द्वारा। देखिए, गार्डनर ने बुद्धि को कितने टाइप की बताया है? गार्डनर ने बुद्धि को 8 टाइप की बुद्धि बताई गई है, जिसके द्वारा इसको यह अवधारणा दी गई है। ठीक है, अब देखिए कथन और
व्याख्या। इसमें क्या होता है, हमें कथन और व्याख्या का ये करना होता है क्या सही है और क्या गलत है, कैसे किससे वह रिलेट कर रहा है। ऐसे गुणशील जो अत्यधिक अनुवांशिक होते हैं उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़तापूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। व्याख्या क्या कहती है, लंबाई अत्यधिक अनुवांशिक होती है किंतु पोषण एवं अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में औसत लंबाई बढ़ती है। तो इसका क्या होगा, ये कथन और व्याख्या दोनों ही सही होगी। ठीक है, अब ये कैसे सही होगी इसको हम रिलेट करेंगे। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि अनुवांशिकता की बात यहाँ भी की जा रही है और यहाँ पर भी अनुवांशिकता की बात की जा रही है, क्योंकि पर्यावरणीय घटक है, कारक है, फैक्टर है, जिसके बारे में हमें दोनों में बात बताई जा रही है। दोनों एक चीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए कथन और उसकी व्याख्या दोनों सही है। नेक्स्ट, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। जितना अधिक सूचना के प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे, उतनी ही सरलता के बाद में सूचना को याद किया जा सकेगा। नंबर 2, कथन सेकंड क्या कहते हैं, जब हमें नई सूचना प्राप्त होती है उसे उस समय पर प्रसंस्करण का स्तर जितना गहरा होता है तो सूचना के दीर्घकालीन स्मृति में प्रवेश करने की संभावना उतनी अधिक होती है। ओके, यह क्या है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में व्यक्तिगत समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, अपितु केवल उन्हीं विकल्पों का चयन करता है और समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होती है। तो यह क्या होगा, ए आंसर होगा इसका ए, स्वतः शोध अन्वेषण, जिसमें हम स्वयं से रिसर्च करते हैं और उसका अन्वेषण करते हैं। ओके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है, वह कारक क्या है, देखिए आंसर होगा इसका, जो आंसर होगा वह सी होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा मोटिवेट करना। ओके, थर्ड क्या होगा, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करना और विद्यार्थियों में इंटरेस्ट और उसकी अभिक्षमता एप्टीट्यूड को देखना। ठीक है, एप्टीट्यूड और रुचि, ये सब क्या होगा, इसके ये वैज्ञानिक कार्य है जो कि शिक्षा को शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बहुसंवेदी। जब एक विद्यार्थी उसे व्यवहार को निष्पादित करना सीखना है जो सकारात्मक परिणाम देता है और उस व्यवहार को करने से बचता है जिससे उसे नकारात्मक परिणाम मिले, यह उदाहरण है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। ओके, जब क्या होता है, जब एक विद्यार्थी उस व्यवहार को निष्पादित करना सीखता है और सकारात्मक परिणाम देता है और उस व्यवहार को करने से बचता है जिससे उसको नेगेटिव परिणाम रिजल्ट हासिल होते हैं, उसको वह छोड़ना चाहता है और पॉजिटिव रिजल्ट वह एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आप किस परिस्थिति में विद्यार्थियों को सतत पुनर्मिलन देंगे, नए व्यवहार को स्थापित करने के लिए। ओके, देखिए टीचिंग लर्निंग जो होता है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, यदि बहुत ही ज़्यादा आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गाँव में होते हैं, गाँव देहात में ऐसे घूमते हैं, मतलब जिनका बहुत ही रूडली बिहेव होता है, यदि 1% उनको स्कूल में जाने का मौका मिले तो वह दूसरे को देखकर अपना आप में एक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं चेंजिंग बिहेवियर। ओके, उससे हमें परिस्थितियों में, मतलब वो अपने आप को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद को ढालने की कोशिश करता है। और जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले हमारा चेंजिंग बिहेवियर ही होता है। ओके, यदि आपने कभी किसी को अंधेरे कमरे में फ्लैश लाइट लहराते हुए देखा है और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दिया तो आप विज्ञ है। किससे विज्ञ है, संवेदी स्मृति के संचालन से। ओके, संवेदी स्मृति। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षम व्यक्ति बच्चों की कौन सी विशेषताएं हैं, अधिगम अक्षम व्यक्ति के बच्चे की कौन सी विशेषताएं होगी। देखिए, नंबर 1, लिखते समय अक्षरों को छोड़ेगा वो
और गणितीय चिन्हों को समझने में कठिनाई होगी। ओके, ये किस बच्चे के साथ होगी? जो अधिगम अक्षम व्यक्ति बच्चा है, उसमें ये वाली विशेषताएं देखी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में समावेशी वातावरण के विकास में सहायक होगी? विकास में सहायक होगा। नंबर 1, गतिविधियों में पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। नंबर 2, बाधा रहित वातावरण का सृजन करना। नंबर 3, पाठ्यचर्या अनुकूलन एवं कक्ष प्रबंधन। उपरोक्त सभी, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए, सभी गतिविधियों में पूर्ण प्रतिभागी सुनिश्चित करना, सभी को एक पार्टिसिपेट करने का मौका देना, और बाधा रहित वातावरण सृजित करना। बच्चे के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए यदि वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। और पाठ्यचर्या अनुकूलन, कक्ष प्रबंधन, क्लास के अकॉर्डिंग हमें करिकुलम फिक्स करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम 5th क्लास के लेवल का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा सकते। ओके, यह सभी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। देखिए, फर्स्ट क्या है? सभी बच्चे साथ सीखते हैं। क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं वह सभी एक साथ सीखते हैं। ऐसा नहीं है हम स्पेशल किसी एक बच्चे को सिखाते हैं। टीचर्स क्लास में सभी बच्चे को एक साथ सिखाते हैं, व्यक्तिगत सीखने के तरीके पर ध्यान देते हैं। समानतापूर्वक सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का सम्मान किया जाता है। NEP 2020 केंद्रित करती है, किस पे केंद्रित की गई है? यह 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड पर केंद्रित की गई है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और जो मैं MCQ PYQ लेकर के आई हूँ, आई होप आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और प्लीज़ गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, एक प्यारा सा छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस क्लास को। थैंक यू, बाय बाय।